नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के उस फैसले की जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 30 से अधिक देशों में भेजे जा रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को भारत की आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति का संदेश देंगे। लेकिन क्या यह वाकई राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन है जैसा कि सरकार दावा कर रही है, या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक मंशाएं छिपी है? आइए इस फैसले के पीछे की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। 17 मई को संसदीय कार्य मंत्रालय ने घोषणा की कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यानी ऑल पार्टी डेलीगेशंस विश्व के प्रमुख देशों यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। इनका नेतृत्व करेंगे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुळे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रदर्शन बताया। लेकिन विपक्ष के सवाल और आपसी मतभेद इस एकता की सच्चाई पर गंभीर सवाल उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। सरकार का कहना है कि ये डेलीगेशन वैश्विक समुदाय को भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से अवगत कराएगा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे डाइवर्जन और पीआर एक्सरसाइज करार दिया। जयराम रमेश का कहना है कि ये कदम पहलगाम हमले और घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने 22 अप्रैल से सर्वदलीय बैठक की मांग को नज़रअंदाज किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो फिर ये एकता का दावा कितना सच है? कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने नारद मुनि की सियासत खेली। पार्टी ने 4 सांसदों यानी आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजावारिंग के नाम सुझाए थे, लेकिन सरकार ने बिना किसी चर्चा के शशि थरूर को प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन का नेतृत्व सौंप दिया। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये टिप्पणी न केवल थरूर के चयन पर सवाल उठाती है बल्कि सरकार की मंशा पर भी शक जताती है कि क्या सरकार ने जानबूझकर थरूर को चुना ताकि कांग्रेस के भीतर फूट डाली जा सके। आइए सुनते हैं जयराम रमेश ने इस पर क्या कहा। That's a lie. L-I-E. Lie. झूठ है. He had a conversation with, on the 16th of May, he had a conversation with Congress President. He spoke to Mr. Rahul Gandhi, leader of the opposition in the Lok Sabha. Immediately after that meeting, a letter was sent to Mr. Rijiju, formally by Mr. Rahul Gandhi, in his capacity as leader of the opposition, suggesting 4 names from the Congress party. They selected only 1 out of the 4. They had already made up their minds on the other 4. Fine, they are senior, they are experienced Congress MPs. We have nothing against them. In fact, one of them has been a former foreign minister, and the others are all experienced in matters relating to national security and so on. So, but he should have had the decency, no? He should have consulted the party. After 26/11 in 2008, there were consultations were held, and the party suggested names. So I think we don't want to make any more politics. Now the delegations are going, ek desh, ek sandesh. But what is the sandesh? Is what the Madhya Pradesh minister is saying the sandesh? Is the trolling of the foreign secretary the sandesh you want to send? Is this politicization of Operation Sindoor the sandesh that you want to send? What is the sandesh? The Congress party's sandesh is we are united. There is solidarity when it comes to fighting terrorism and its sponsorship and championing by Pakistan. So have an all-party meeting, call the parliament session, take opposition leaders into confidence. Frankly, your Vishwaguru image is over. द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज और द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद ने भी इस मामले में चर्चा की और इन दोनों ने भी कहा कि किस प्रकार से अपोजिशन को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस प्रकार से इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी की कमियां झलक रही है। आइए सुनते हैं इस विश्लेषण को। इन प्रिंसिपल कोई भी ऑल पार्टी डेलीगेशन वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, देश के लिए बेहतर है, क्योंकि ये सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा है और जो दलगत जो सीमाएं होती हैं, दलगत समस्याएं हैं, उनसे उबरने का मौका देता है।
लेकिन ये सरकार और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन कैसा है और किस समय आया है, हमें इस पर स्पष्ट हमें इसको लेकर किसी मुगालते में, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये वो सरकार है जिसने अपने किसी भी निर्णय को कभी विपक्ष के सामने रखने की, उससे चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी है। डिमोनेटाइजेशन अकेले कर देते हैं। 2019 अगस्त में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन, ये उस स्टेट को तोड़ रहे हैं, उस समय उस असेंबली में उस जगह राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और हम जानते हैं कि संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि कोई भी असेंबली खुद इस बात को कहेगी, एक इच्छा जाहिर करेगी कि मुझे 2 भागों में बांट दीजिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान एक स्टेट को तोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, हमें कुछ नहीं पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारे पास सिर्फ एक व्यक्ति की तस्वीरें आती हैं पहलगाम हमले से अंत तक। वह व्यक्ति कभी एनएसए के साथ है, कभी हमें पता चलता है कभी वो एयर चीफ्स के साथ हैं, आर्मी चीफ्स के साथ हैं, और 4 दिन ये ऑपरेशन चलता है। उसके बाद पहला प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने पूरे 11 साल के इतिहास में कभी किसी ऑपरेशन में, कभी किसी नीति में, कभी आपने किसी दलगत कोई राय की जरूरत नहीं समझी है। अब हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते रहे हो। अचानक इस समय ऐसा आपके पास क्या संकट आया है, क्या जरूरत आई है जिससे कि आप इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं? मेरे ख्याल जी से जी। अंत में अपनी एक लाइन में बात कहूंगा। किसी भी ऑल पार्टी, किसी भी सर्वदलीय सम्मेलन का स्वागत होना चाहिए, लेकिन पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए, जो सरकार विपक्ष से नफरत करती रही है, विपक्ष को जेलों में भरती रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता को अमेरिका जाने के लिए कैसे उस डेलीगेशन का हेड बना सकती है? पहले ये हमें, मेरे ख्याल से इस पर हमें उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए। आशुतोष, आज मैं जयराम रमेश उनका भी ट्वीट देख रहा था मैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन, उनका ये कहना है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन एक मजबूरी बन गई थी इस सरकार की, क्योंकि ये नेशनल कंसेंसस दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जो जहरीली राजनीति भाजपा देश में कर रही है, उससे भारत को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और इसीलिए उनको ये नेशनल कंसेंसस दिखाना काफ़ी ज़रूरी पड़ गया था। तो दर्शकों, इसके बाद बता दें जाए कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद उभरे। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और चेतावनी दी कि इससे कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ सकता है, जिससे भारत ने हमेशा परहेज किया है। वहीं शरद पवार ने एकता की बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठना चाहिए। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस कदम में सहयोग का रास्ता चुना। द वायर के साथ विशेष बातचीत में सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे सरकार की नीतियों से असहमत है, लेकिन देश के हित में इस कदम का समर्थन करेंगे। जॉन ब्रिटास ने कहा कि ये दुनिया को भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता दिखाने का मौका है, जबकि ओवैसी ने जोर दिया कि भारत को पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार बताने की ज़रूरत है। लेकिन दोनों ने ये भी स्वीकार किया कि वो अल्पसंख्यकों पर हमलों और घरेलू नीतियों जैसे सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। क्या ये सांसद विदेशी मंचों पर भारत की छवि को मजबूत कर पाएंगे, या ये सवाल उनकी राह में बाधा बन जाएंगे? इसी बीच राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने जयशंकर के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया था और पूछा था कि इस चेतावनी की वजह से भारत ने कितने विमान खोए, इसे किसने अधिकृत किया। ये सवाल था राहुल गांधी का। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि जयशंकर का बयान गलत तरीके से पेश किया गया और चेतावनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद दी गई थी, न कि पहले। लेकिन इस विवाद ने सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने यह भी पूछा कि क्या इस चेतावनी की वजह से जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर बच तो नहीं निकला। यहाँ तक कि सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का भी स्पष्ट खंडन नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। भारत ने हमेशा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है।
फिर इस चुप्पी का क्या मतलब है? क्या भारत की नीति बदल रही है या सरकार ट्रंप के दावों का खंडन करने से बच रही है? If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend Modi, and he's a Mutual friend? Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. अब आखिर में जाते जाते कुछ सवाल भी है जो हर भारतीय के मन में होंगे और जिनका जवाब इन प्रतिनिधिमंडलों को यानी डेलीगेशंस को विदेश में देना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि पहलगाम हमले के पीछे कौन था? भारत के पास पाकिस्तान से जुड़े क्या ठोस सबूत है? दूसरा सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ, कितने विमान खोए गए और सैन्य ठिकानों पर कितना नुकसान हुआ? तीसरा सवाल जो इन डेलीगेशन से पूछा जा सकता है वो ये कि जब सरकार ने संसद में विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया तो विदेशी सरकारों को जानकारी क्यों दी जा रही है? चौथा, क्या भारत ने वाकई अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की या सिर्फ यह ट्रंप का दावा है? और पांचवा, क्या भारत का आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का दावा विश्वसनीय है जब घरेलू स्तर पर असहमति को दबाया जा रहा है, जैसे कि अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी का मामला हो? ये सवाल केवल सरकार की जवाबदेही के लिए नहीं बल्कि भारत की वैश्विक साख के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशंस इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो क्या भारत का पक्ष दुनिया में मजबूती से रखा जाएगा? ये समय देशभक्ति और जवाबदेही के बीच संतुलन का है। हमें अपने देश पर गर्व है, लेकिन सवाल पूछना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र वही है जो सवालों से डरे नहीं बल्कि उनका जवाब दे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। मैं हूं ज़ीशान कास्कर और ये था वायर का आप स्पेशल शो स्पॉटलाइट। नमस्कार।